India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फॉलो अप और साथ ही साथ फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेजन फ्यूचर रिलायंस मामले में अमेजन के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने सिंगापुर के आपातकालीन मध्यस्थ आदेश को रखा बरकरार। रिलायंस रिटेल के साथ फ्यूचर के सौदे पर रोक। जजों की सुरक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। कहा, जजों की सुरक्षा पर न राज्य गंभीर न जांच एजेंसियों को कोई सुध। राज्यों से 17 अगस्त तक जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा देश भर के अलग अलग ट्रिब्यूनल में रिक्त पदों को भरने में देरी पर जताई कड़ी आपत्ति। कहा, लोगों को कानूनी उपायों के बिना छोड़ दिया गया है। नियुक्तियां नहीं हुई तो अधिकारी होंगे तलब। केरल हाईकोर्ट ने पत्नी के यौन शोषण पर दिखाई सख्ती। कहा, वैवाहिक बलात्कार तलाक का है वैध आधार। India Legal presents Courts Roundup. झारखंड के धनबाद में जिला जज की संदिग्ध मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने देश भर में जजों पर हमले को लेकर भी चिंता जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि जजों की सुरक्षा पर राज्य गंभीर नहीं है। धमकी की शिकायत को पुलिस या सीबीआई भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। कोर्ट ने सभी राज्यों से 17 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा। इधर अटॉर्नी जनरल से भी सुझाव मांगे गए। झारखंड सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिए जाने की जानकारी दी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोमवार को मामले में सीबीआई को भी सुनकर आदेश दिया जाएगा। झारखंड के धनबाद जिला सत्र के जज उत्तम आनंद मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जजों को धमकी देने की शिकायत पर संतोषजनक जवाब नहीं देने पर केंद्रीय जांच ब्यूरो और खुफिया ब्यूरो या आईबी पर नाराजगी जताई है। प्रधान न्यायाधीश की टिप्पणी तब आई जब पीठ पिछले सप्ताह झारखंड के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के मामले के मद्देनजर न्यायाधीशों और अदालतों की सुरक्षा के मुद्दे पर खुद लिए गए स्वतः संज्ञान मामले पर विचार कर रही थी। चीफ जस्टिस रमन्ना ने अटॉर्नी जनरल टी.के. वेणुगोपाल से कहा कि न्यायाधीशों पर न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी हमला किया जा रहा है। व्हाट्सएप पर डराने वाले संदेश भेजकर सोशल मीडिया में पोस्ट प्रसारित किए जा रहे हैं। सीजीआई ने कहा कि कुछ जगहों पर ऐसे मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। सीजीआई पिछले साल आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का जिक्र कर रहे थे, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी भरी पोस्ट की सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अटॉर्नी जनरल से कहा, एक या दो जगह पर अदालतों ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। ये कहना दुखद है कि सीबीआई ने कुछ हमें सीबीआई के रवैये में कुछ बदलाव की उम्मीद थी, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। हमें ये देखकर दुख होता है प्रतिकूल आदेश पारित होने पर न्यायाधीशों को बदनाम करने का एक नया चलन बनता जा रहा है। ये इस देश में एक नया चलन है। यदि कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है तो न्यायपालिका को बदनाम किया जाता है। न्यायाधीशों की शिकायत के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। सीबीआई, आईबी आदि न्यायपालिका की बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही थी। पीठ ने झारखंड के न्यायाधीश की मौत की जांच में प्रगति के बारे में अदालत को अवगत कराने के लिए सोमवार 10 अगस्त को सीबीआई को उपस्थित होने को कहा। पीठ ने 2019 में दायर एक वृत्त याचिका पर भारत संघ से शीघ्र जवाब मांगा, जिसमें न्यायाधीशों और अदालतों के लिए एक विशेष सुरक्षा बल की मांग की गई थी। इस याचिका को आज स्वतः संज्ञान मामले के साथ ही सूचीबद्ध किया गया था।
सीजेआई ने कहा कि हालांकि रिट याचिका 2019 दायर की गई थी, केंद्र ने अभी तक अपना जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है। झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पीठ को सूचित किया कि राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए तुरंत एक विशेष जांच दल का गठन किया था। एजी ने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने न्यायाधीशों के आवासों को सुरक्षा देने के आदेश जारी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं एकल न्यायाधीश द्वारा पारित एक आदेश पर रोक लगाने वाली डिवीजन बेंच द्वारा पारित दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अमेजन की ओर से दायर अपील को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया, जिसने फ्यूचर रिलायंस सौदे के संबंध में फ्यूचर ग्रुप कंपनियों और किशोर बियानी की संपत्तियों को कुर्क करने का निर्देश दिया था। जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और बीआर गवई की बेंच ने माना कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 17(2) के तहत एक आपातकालीन मध्यस्थ का आदेश भारत में लागू करने के योग्य है। अमेजन फ्यूचर रिलायंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मामले में रिलायंस और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड या FRL को झटका लगा है। रिलायंस व फ्यूचर रिटेल के 24,713 करोड़ रुपए के सौदे के मामले में अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिंगापुर के इमरजेंसी आर्बिट्रेटर का फैसला भारत में लागू करने योग्य है। ये भारतीय कानूनों के तहत वैध है। इमरजेंसी आर्बिट्रेटर ने इस सौदे पर रोक लगाई थी। रिलायंस रिटेल के साथ फ्यूचर के सौदे पर रोक लग गई है। शीर्ष अदालत के समक्ष कार्रवाई के दौरान पीठ ने स्पष्ट किया कि इस अपील में केवल 2 मुद्दों पर फैसला किया जाएगा। पहला, क्या मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 17(1) में आपातकालीन मध्यस्थ अवार्ड शामिल है, तथा दूसरा, क्या इसे धारा 17(2) के तहत लागू किया जा सकता है। बेंच ने अब दोनों सवालों के सकारात्मक जवाब दिए हैं। रिलायंस फ्यूचर डील के खिलाफ अमेजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। पीठ ने कहा है कि आपात निर्णायक का आदेश धारा 17(1) के तहत आने वाला आदेश है और इसे मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम की धारा 17(2) के तहत लागू करने योग्य है। शीर्ष अदालत ने इस बात का फैसला लेना था कि सिंगापुर के आपातकालीन पंचायत का फ्यूचर को रिलायंस के साथ विलय सौदे से रोकने का फैसला भारतीय कानून के हिसाब से वैध है या नहीं। अमेजन ने रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच हुई डील का अलग अलग अदालतों में विरोध किया था। न्यायमूर्ति RF नरीमन की पीठ ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और रिलायंस रिटेल के मामले में 29 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। साल 2019 में अमेजन ने फ्यूचर समूह के गिफ्ट वाउचर इकाई में 49% हिस्सेदारी के लिए $1,920 लाख का भुगतान किया था। मामले में अमेजन का कहना है कि इस सौदे की शर्तें फ्यूचर समूह को फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के कारोबार को रिलायंस को बेचने से रोकती है। उच्चतम न्यायालय ने 22 फरवरी को अपने अंतरिम आदेश में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण NCLT के विलय पर अंतिम आदेश पारित करने को कहा था। फ्यूचर समूह ने रिलायंस के साथ 24,713 करोड़ रुपए के सौदे के लिए नियामकीय मंजूरियों के लिए न्यायाधिकरण का रुख किया था। वहीं अमेजन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के खंडपीठ के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। मालूम हो कि हाल ही में भारत के एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर ने अमेरिकी कंपनी पर आरोप लगाया था कि जब कंपनी ने फ्यूचर ग्रुप में 2019 के निवेश के लिए मंजूरी मांगी थी तो उसने तथ्यों को छुपाया, साथ ही गलत जानकारी देने का भी आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेम ड्रीम 11 पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज करने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि ड्रीम 11 फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम जुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें कोर्ट ने ड्रीम 11 नामक ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति RF नरीमन और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया। ड्रीम 11 एक ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम है जिसमें कोई वास्तविक जीवन के मैच के आधार पर एक फैंटेसी स्पोर्ट्स टीम बना सकता है और प्रतियोगिताओं में भाग ले सकता है और नगद पुरस्कार जीत सकता है। चंद्रेश सांखला नाम के एक व्यक्ति ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर आरोप लगाया कि ड्रीम 11 के नाम पर आम जनता को ठगा जा रहा है। उच्च न्यायालय ने इस याचिका को खारिज करने के लिए पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसलों का हवाला दिया जिसमें कहा गया
कि ड्रीम 11 गेम में जुआ और सट्टेबाजी नहीं है। ड्रीम 11 खेल को सट्टेबाजी, जुआ के किसी भी तत्व के रूप में मानने का मुद्दा अब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा घोषणा के मद्देनजर एकत्रित नहीं है और इसके अलावा एसएलपी को भी खारिज कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील में न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट का एक फैसले को यह तर्क देने के लिए संदर्भित किया गया कि ड्रीम 11 जैसे काल्पनिक खेल जुआ है और कौशल के खेल नहीं है। पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने ड्रीम 11 पर प्रतिबंध की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि ड्रीम 11 जैसे ऑनलाइन खेलों में सफलता मूल रूप से उपयोगकर्ताओं के व्यायाम, बेहतर ज्ञान, निर्णय और ध्यान से उत्पन्न होता है। अदालत ने देखा कि किसी भी अन्य घटनाओं की तुलना में ड्रीम 11 फैंटेसी के परिणाम पर कौशल और प्रमुख प्रभाव का तत्व है और इसलिए ये मात्र कौशल का खेल है और जुए की गतिविधि के भीतर नहीं आता। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ड्रीम 11 को कौशल का खेल माना था, ना कि मौके का खेल। उच्च न्यायालय ने कहा कि ड्रीम 11 फैंटेसी खेलों में सफलता, बेहतर ज्ञान, निर्णय और ध्यान के आधार पर उपयोगकर्ताओं के कौशल के अभ्यास और परिणाम पर निर्भर करती है। ये किसी विशेष दिन वास्तविक दुनिया के खेल में किसी विशेष टीम की जीत या हार पर निर्भर नहीं करती। ब्यूरो रिपोर्ट। इधर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा देश भर के विभिन्न न्यायाधिकरणों में रिक्त पदों को भरने में देरी पर कड़ी आपत्ति जाहिर की और लोगों को कानूनी उपायों के बिना छोड़ दिया। भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को आगाह करते हुए कहा कि अगर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो अदालत केंद्र सरकार के शीर्ष अधिकारियों को तलब करेगी। सीजीआई ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार को ट्रिब्यूनल और रिक्तियों का विवरण दिया है और तत्काल कार्रवाई की मांग की, अन्यथा शीर्ष अधिकारियों को न्यायालय के समक्ष पेश होना होगा। सीजीआई ने चेतावनी दी, मैंने ट्रिब्यूनल और रिक्तियों के नाम दिए हैं, कृपया 1 सप्ताह के भीतर एक स्टैंड लें और अदालत को रिपोर्ट करें। यदि नहीं तो हम देश भर के सभी शीर्ष अधिकारियों को हमारे सामने पेश होने के लिए बुलाएंगे। एसजी मेहता ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं होगी, कृपया हमें 10 दिन का समय दें। कोर्ट ने सहमति जताते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 25 के तहत एक स्थानांतरण याचिका में अदालत के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के सवाल पर जाने की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने एक स्थानांतरण याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जिस न्यायालय में मुकदमा लंबित है उसके समक्ष इस बिंदु पर आग्रह किया जाना आवश्यक है। इस मामले में याचिकाकर्ता जिला न्यायाधीश शाहदरा कड़कड़डूमा कोर्ट नई दिल्ली की अदालत में ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एक मुकदमे में प्रतिवादी है। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर स्थानांतरण याचिका में उसका एकमात्र तर्क ये था कि दोनों पक्ष मध्य प्रदेश राज्य से हैं और शाहदरा के जिला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कोई कार्रवाई का कारण नहीं बनता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अधिकार क्षेत्र की कमी के इस बिंदु को उस न्यायालय के समक्ष रखा जा सकता है जिसमें मुकदमा स्थापित किया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 25 सर्वोच्च न्यायालय को सशक्त बनाती है। यदि वो संतुष्ट है कि आदेश न्याय के उद्देश्यों के लिए एक आदेश जरूरी है तो वो निर्देश दे सकता है कि किसी भी मुकदमे, अपील या अन्य कार्रवाई को एक राज्य में एक उच्च न्यायालय या अन्य सिविल न्यायालय में, किसी अन्य राज्य में उच्च न्यायालय या किसी अन्य दीवानी न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए। हाल ही में एक अन्य फैसले में न्यायालय ने माना था कि वाणिज्यिक मुकदमों में किसी एक पक्ष की कार्यात्मक सुविधा धारा 25 सीपीएस के तहत स्थानांतरण का आधार नहीं हो सकती। पिछले 1 साल में पारित एक फैसले में ये माना गया था कि एक याचिका को निपटान में देरी के एकमात्र जो आधार है वो एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी माना कि सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 25 के तहत स्थानांतरण की याचिका पर विचार करते समय फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता। बात अब राजस्थान हाईकोर्ट की कर लेते हैं, जिन्होंने बुधवार को बॉलीवुड फिल्म जॉली LLB 2 के संबंध में भी अभिनेता
अक्षय कुमार के खिलाफ साल 2017 में दायर मानहानि की एक आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया। जस्टिस सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने फिल्म जॉली LLB 2 के ट्रेलर के आधार पर अक्षय कुमार के खिलाफ IPC की धारा 500 के तहत संज्ञान लेने वाले अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जयपुर मेट्रोपॉलिटन सांगानेर के आदेश को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में जोर देकर कहा, याचिकाकर्ता एक कलाकार है जिसकी किसी व्यक्ति या याचिकाकर्ता या वकीलों के वर्ग के खिलाफ कोई व्यक्तिगत राय या इरादा या कोई दुर्भावना नहीं है। इस प्रकार आक्षेपित आदेश भी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। फिल्म जॉली LLB 2 के ट्रेलर के आधार पर मानहानि के लिए एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप ये लगाया गया था कि फिल्म के कुछ दृश्य वकील समुदाय के खिलाफ थे। अक्षय कुमार के वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि पूरी फिल्म जॉली LLB 2 की एक जनहित याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच द्वारा जांच की गई थी और इसके आदेश के अनुपालन में कुछ दृश्यों को हटा दिया गया था। उसके बाद केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने एक आवश्यक प्रमाण पत्र जारी किया था। ये तर्क दिया गया था कि ट्रेलर को CBSE ने भी अनुमोदित किया था और फिल्म के पक्ष में यह अनुमान था कि CBSE द्वारा उचित प्रमाणीकरण के बाद रिलीज हुई फिल्म में किसी भी के खिलाफ मानहानि की कोई सामग्री नहीं थी। अंत में संज्ञान लेने के आदेश का हवाला देते हुए वकील ने प्रस्तुत किया कि संज्ञान का आक्षेपित आदेश अनुच्छेद 19A और 19AG के तहत गारंटीकृत भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। आगे ये भी प्रस्तुत किया गया कि पिछले 4 वर्षों में प्रमाणन के बाद रिलीज हुई फिल्म के खिलाफ सोसाइटी के किसी भी संप्रदाय से कोई आपत्ति नहीं आई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस GS पटेल ने बुधवार को अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वो अपने सामने मामलों में अदालत की अवमानना के कानून को लागू करने में हमेशा धीमे होते हैं, लेकिन उस धीमेपन को अनिच्छा या कमजोरी के रूप में नहीं समझाना चाहिए। बेंच श्रुति के मामले में निपट रही थी, जिससे अदालत के समक्ष एक अंडरटेकिंग देने के बावजूद फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड को कंपनी, उनके अधिकारियों और यहां तक कि उनके वकीलों के खिलाफ आरोप लगाते हुए कई कम्युनिकेशन भेजना जारी रखा। उन्होंने पहले अदालत के सामने पुष्टि की थी कि वो इस तरह के बयान या शिकायत नहीं करेंगी और वो अंडरटेकिंग का पालन करेंगी जो उन्होंने पिछले 2 मौकों पर अदालत को दिए थे। कोर्ट ने ये कहा कि ये पहली बार नहीं है। उन्होंने पिछले आदेश के बाद ईमेल भेजे हैं। उन्होंने पिछले 4 दिनों में लगभग 1000 ईमेल भेजे। वो अपने या एक से अधिक ट्विटर खातों से ट्विटर करती हैं। उन्होंने अदालत को अवगत कराया है कि वो इन कार्यों को नियंत्रित करने में असमर्थ थी और दावा किया कि वो उनकी इच्छा के बिना हो रहे या जानबूझकर खुद को नियंत्रित नहीं कर सकती। अदालत के इस रुख के मद्देनजर प्रतिवादी दास गुप्ता ने प्रस्तुत किया कि अगले 48 घंटों के भीतर अपने ट्विटर खातों को हटा देंगी और उन खातों को फिर से सक्रिय नहीं करेंगी। वो कम से कम इस उद्देश्य के लिए एक नया ट्विटर अकाउंट नहीं बनाने के लिए सहमत हुई और इस प्रकार अदालत ने उसे अंतिम चेतावनी देते हुए उसके बयानों को रिकॉर्ड में ले लिया। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए आदर्श कुमार अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवमानना कार्रवाई पर जस्टिस पटेल ने क्या स्टैंड लिया, आपसे समझना चाहेंगे। जी, बताना चाहेंगे। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह अपने सामने के मामलों में अदालत की अवमानना के कानून को लागू करने में हमेशा धीमे रहते हैं, लेकिन उस धीमेपन को अनिच्छा या कमजोरी के रूप में नहीं जाना चाहिए। इसी पर न्यायालय ने कहा, मैं इस तरह के बचाव या तर्कों पर विचार नहीं करूंगा, अर्थात न्यायालय के आदेशों और अंडरटेकिंग का लगातार उल्लंघन किया जाएगा क्योंकि प्रतिवादी खुद को असहाय मानता है। यदि ऐसा है और उस व्यक्ति को पेशेवर सहायता या हस्तक्षेप की आवश्यकता है तो उस व्यक्ति की इसकी तलाश करनी चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। वहीं कोर्ट ने आगे कहा है कि अगर वह मुझे पुस्तक का उपयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं तो न केवल इसे इसका पूरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा बल्कि वह अकेले ही उस स्थिति के लिए जिम्मेदार होगा। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि रिकॉर्ड पर एक नजर डालने के संकेत से मिलता है कि अवमानना नोटिस कई हफ्ते पहले जारी किया जा सकता था और शायद होना चाहिए था। इसीलिए अगर अदालत ने इस समय अपने हाथों को रोक रखी है तो यह क्षमादान है, असहायता या प्रभावी होने का संकेत नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आदर्श कुमार आपका जो आपने जानकारी हम तक पहुंचाई।
केरल हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले में माना गया कि वैवाहिक बलात्कार हालांकि भारत में दंडनीय नहीं है, तलाक के दावे का उचित आधार है। साथ ही कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर पति की 2 अपीलों को भी रद्द कर दिया। जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक और जस्टिस कौसर एडप्पा गाथ ने मामले में महिला के हालात पर संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि पत्नी की स्वायत्ता की अनदेखी कर किया गया पति का अनैतिक कृत्य वैवाहिक बलात्कार है। इस प्रकार आचरण को हालांकि दंडित नहीं किया जा सकता, ये शारीरिक और मानसिक क्रूरता के दायरे में आता है। पति ने फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। फैमिली कोर्ट ने अपीलकर्ता के वैवाहिक अधिकारों की बहाली की अपील रद्द कर दी थी। साथ ही क्रूरता के आधार पर तलाक की एक याचिका को अनुमति दी थी। फैमिली कोर्ट ने कहा था कि अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी को पैसा छापने का मशीन समझा और पत्नी ने तलाक का विकल्प तब चुना जब उत्पीड़न और क्रूरता सहनशीलता से परे हो गई थी। पत्नी ने अपने बयान में कहा कि जब वो बीमार थी, बिस्तर पर पड़ी थी और यहाँ तक कि जिस दिन उसकी मां की मृत्यु हो गई थी तब उसके पति ने उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए, जिसके बाद पत्नी को कथित तौर पर लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा और पैसे की मांग की जाती रही। प्रतिवादी का यह भी कहना था कि उसके पिता ने अलग अलग मौकों पर अपीलकर्ता को लगभग 77 लाख रुपए दिए। अदालत ने जोर देकर कहा कि पैसे के लिए लगातार यातना के अलावा प्रतिवादी के केयर टेकर के साथ और चालक के साथ अवैध संबंधों का निराधार आरोप भी क्रूरता के योग्य है। ये माना गया कि मामले में तथ्यों के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से क्रूरता के लिए एक आधार साबित करते हैं और तलाक की मांग करते हैं। इसलिए डिवीजन बेंच ने सिंगल्स जज के फैसले को बरकरार रखा और अपीलों को खारिज कर दिया। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.